हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के लास्ट पार्ट 5 पर। तो हमने पिछली बार देखा था कि जो पहेली थी वो कंफ्यूज्ड थी क्योंकि जो उसके मैंगोज थे वो खराब हो चुके थे, पर उसकी दादी का जो आम का अचार होता है वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता होता है। तो अब हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. अब हम कुछ कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं अपने घर पे और उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा सकते हैं। Chemical method. Salts and edible oils are the common chemical generally used to check for the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. Preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Preservation by sugar. Jams, jellies, and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture or content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish, and meat are often preserved by this method. Heat and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. Pressurized. Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. Bujo, why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for about 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. Storage and packaging. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. अब केमिकल मेथड्स में क्या करते हैं हम, जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल है उन्हें हम कॉमनली जनरली यूज करते हैं चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। इसी कारणवश इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। हम सोल्ट या फिर एसिड को ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स में, एसिड प्रिजर्वेटिव्स को पिकल्स में, ताकि वो प्रिवेंट कर सके अटैक ऑफ माइक्रोब्स को। कुछ सोडियम बेंजोएट और जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट है ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल है। इन्हें हम जैम्स और स्क्वैशेस में भी यूज करते हैं उनकी स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट है उसे हम मेनली मीट और फिश में यूज करते हैं बहुत सालों से। इसमें क्या होता है, जो मीट और फिश है उसे कवर किया जाता है ड्राई सॉल्ट से ताकि हम चेक कर सके उसके अंदर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग को हम प्रयोग करते हैं आंवला, रो मैंगोस, आंवला, कच्ची अम्बियां और इमली को स्टोर करने में। इसमें क्या होता है कि जब हम सॉल्ट डालते हैं तो वो सारे मॉइस्चर को सोख लेती है और फिर वो ये ऐसी कंडीशन बना देती है कि अगर मॉइस्चर सोख लिया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो नहीं होते। ऐसा ही शुगर में होता है। जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस होते हैं उन्हें हम शुगर से प्रोड्यूस करते हैं। शुगर से
प्रिजर्व करते हैं। शुगर जो होती है वो मॉइस्चर को रिड्यूस करती है, मॉइस्चर को रिड्यूस करती है और उसके कंटेंट, जो उसका कंटेंट होता है बिल्कुल कम कर देती है मॉइस्चर का। अब ये जो कंडीशंस हैं ऐसी कंडीशन बना देती है जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाते। ऐसे ही सोल्ट में होता है। अब जो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर में भी होती है, ऑयल और विनेगर का प्रयोग किया जाता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स से को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो बैक्टीरिया है उसमें जी ना सके, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मॉइस्चर तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट इस इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। अब एक मेथड होता है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो मदर है वो मिल्क को पहले बॉईल करती है, फिर उसे स्टोर करती है रेफ्रिजरेटर में। अब रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना भी उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है, और मिल्क को बॉईल करना भी उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। फिर अब पूजा सोचता है कि उसकी मम्मी बोलती है कि जो थैली का दूध आता है वो खराब नहीं होता है। उसने अपनी मम्मी से पूछा ऐसा क्यों होता है, तो उसकी मम्मी बताती है कि ये जो मिल्क होता है ये पेस्चराइज्ड होता है। अब पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन में हम मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉइलिंग के, क्योंकि उसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स बॉइल किया, गर्म किया जाता है, और फिर एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। इस कारण से जो सडन इंक्रीज्ड और डाउनफॉल होता है ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को। ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस को लुइस पैस्चर ने फाउंड किया है, इसीलिए इसको पेस्चराइजेशन भी कहते हैं। अब आजकल ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी बेचा जा रहा है सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में, वैक्यूम कर दिए जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे चिपक से जाते हैं बैग्स के साथ। ऐसा करके क्या होता है कि जो उसके अंदर की एयर है ना वो सारी बाहर निकल जाती है और प्रिवेंट करती है अटैक को माइक्रोब्स के द्वारा। 2.6 Nitrogen fixation. You have learnt about the bacterium rhizobium in classes 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Pulses recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants, such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but do you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant? You may wonder how. Let us understand this in the next section. अब आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में तो सुना ही है 6th और 7th में। इसके ये जो बैक्टीरिया होता है ये इन्वॉल्व होता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में लेग्यूमिनस प्लांट्स में। जैसे कि जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं हमारे, मूंग प्लांट्स, चना प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है इनके नोड्यूल्स में, और फिर ये इन्हें बचाता है इनसे। जो कई बार जो नाइट्रोजन है वो फिक्स की जाती है लाइटनिंग के द्वारा, कि जब लाइटनिंग धरती पर पड़ती है तब वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स के लिए। अब नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय blue-green by plants and animals. Certainly, bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plants, proteins, and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into plants again. Certainly, other bacteria convert some part of them to nitrogen gas
which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. अब जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है. जो नाइट्रोजन है वो एक बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये पार्ट है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड और कुछ विटामिन का. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे हम डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा लिया नहीं जा सकता, इसलिए कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे और प्रेजेंट होते हैं सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एटमॉस्फेयर से. और जो ये इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के. एक बार जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है इन यूजेबल कंपाउंड्स में, फिर इन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है प्लांट्स के द्वारा फ्रॉम द सॉइल, उनके रूट सिस्टम से. अब जो नाइट्रोजन है फिर वो यूज किया जाता है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन के लिए और उनके अदर कंपाउंड्स के लिए. जो एनिमल इनको खाते हैं वो इन प्रोटीन्स को पाते हैं और इन्हें अपनी ग्रोथ में लेते हैं, ग्रोथ में हेल्पफुल रहते हैं ये जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं. जब भी कोई एक प्लांट और एनिमल मरता है तब जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो उसे नाइट्रोजेनियस वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनको वापस प्लांट में ला देते हैं, वापस सॉइल में ला देते हैं और वो दोबारा यूज कर लेता है प्लांट उन्हें. फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो उनके पार्ट ऑफ देम को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है जो वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है. एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट. इसी कारणवश जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का वो एटमॉस्फेयर में रिमेन रहता है ज्यादा या फिर कम कॉन्स्टेंटली. अब हमें फिगर 2.10 में नाइट्रोजन साइकिल दिखाई गई है. इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है फिक्स, फिर वो फिक्स होके फिर वो बैक्टीरिया है वो टर्न कर देता है उसे नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में. फिर ये जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये सॉइल में ये प्लांट्स ले लेते हैं, फिर इन्हें एनिमल्स ईट कर लेते हैं प्लांट्स को. फिर ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है ये वापस बाहर आ जाता है एक्सक्रीशन और डेथ से. और जो बैक्टीरिया है वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है. और जो लाइटनिंग है वो वापस इनको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है. तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं